हेलो एवरीवन, मैं हूँ यामिनी और आप देख रहे हैं यामिनी स्टडी क्लासेस। आज के हमारा जो टॉपिक है वो हिंदू विवाह अधिनियम की 1955 की धारा 11 और 12 पे है, जो कि शून्य एवं शून्यकर्णी विवाह के बारे में बताती है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। धारा 11 में शून्य विवाह के बारे में बताया गया है। शून्य विवाह कैसे होता है, मतलब विवाह कैसे शून्य हो जाती है। ठीक है, कोई भी विवाह कर रहे हैं दो पक्षकार, तो विवाह कैसे शून्य हो जाता है। तो देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 में यह विहित है कि धारा 5 के उपखंड, धारा 5 यानी कि हमने पिछले वीडियो में जो देखा था विवाह के आवश्यक शर्तें, धारा 5 उसके उपखंड, उसके मैंने 5 उपखंड आपको बताए थे। तो उसमें के उपखंड पहला, चौथा और पांचवा। ठीक है, अगर ये 3 उपखंड धारा 11 में अगर सम्मिलित है तो वह विवाह शून्य हो जाता है। अब उपखंड 1 में हमने क्या देखा था, एक विवाह। जो व्यक्ति एक विवाह करता है वह विवाह शून्य नहीं माना जाता है। लेकिन अगर विवाह का कोई पक्षकार स्त्री हो या पुरुष, दोनों में से कोई भी हो सकता है, अगर वह दूसरा पत्नी या दूसरा पति से, मतलब दूसरा पत्नी या पति बनाता है या दूसरे से विवाह कर लेता है, पहला विवाह अस्तित्व में है, उसके बावजूद भी वह दूसरा विवाह कर लेते हैं, तो वह विवाह शून्य माना जाता है। धारा 4 उपखंड 4, ठीक है, इसमें यह बोला गया है कि प्रतिषिद्ध संबंध से परे होना चाहिए। जो प्रतिषिद्ध संबंधी यानी कि रक्त संबंधी, ठीक है, अगर रक्त संबंधी है तो वह विवाह जो होता है वह शून्य हो जाता है। उपखंड 5 में बताया गया है कि एक ही सपिंडी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो विवाह शून्य हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, इस प्रकार निम्न विवाह प्रारंभ से ही शून्य होते हैं। कौन कौन से विवाह हैं जरा देखते हैं। पहला, ठीक है, यदि किसी भी पक्षकार के विवाह के समय दूसरा पक्षकार जीवित है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, जब विवाह प्रतिषिद्ध संबंधियों के भीतर होता है। ठीक है, जब विवाह सपिंड के साथ होता है। अब इससे तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट है धारा 12 शून्यकर्णीय विवाह। धारा 12 के अनुसार कोई भी विवाह इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व या बाद में संपन्न किया गया हो तो निम्नलिखित आधारों पर वह शून्यकर्णीय समझा जाएगा। अब कौन कौन से आधार पर वह शून्यकर्णीय हो जाएगा, चलिए देखते हैं। पहला आता है नपुंसक। ठीक है, इसका हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, पहले टॉपिक देख लेते हैं। नपुंसक पहला। दूसरा है अस्वस्थ मस्तिष्क का होना। तीसरा है बल या कपट द्वारा सहमति। चौथा है गर्भवती होना। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल पढ़ते हैं। पहला आता है नपुंसक। विवाह का मुख्य उद्देश्य पुत्र उत्पन्न करना होता है। ठीक है, विवाह का मुख्य उद्देश्य पुत्र उत्पन्न करना होता है। हिंदू विधि में नपुंसक विवाह को शून्यकर्णीय माना जाता है। विवाह के पक्षकार चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, यदि वह संतान उत्पत्ति के लिए सक्षम नहीं है तो वह विवाह शून्यकर्णीय हो जाएगा। साफ साफ मैंने शब्दों में लिखा है, इससे तो कोई भी डाउट नहीं है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, शून्यकर्णीय हो जाएगा। नपुंसकता का तात्पर्य लैंगिक संभोग की अक्षमता से है। यह अक्षमता शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है। ठीक है, दूसरा आता है अस्वस्थ मस्तिष्क का होना। यदि धारा 5(2)
के अंतर्गत विवाह अस्वस्थ मस्तिष्क या मानसिक विकृति से पीड़ित व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ है तो वह विवाह क्या हो जाता है, शून्यकरणीय हो जाता है। ठीक है। बल या कपट द्वारा सहमति। जब बल या कपट द्वारा सहमति प्राप्त की जाती है या जहां धारा 5 के अंतर्गत विवाह में सहमति जो है वो छल या कपट द्वारा प्राप्त की गई है। ठीक है। विवाह में सहमति जो है वो छल या कपट के द्वारा प्राप्त की गई है तो वह विवाह शून्यकरणीय हो जाता है। अब आता है चौथा टॉपिक, जिसमें बताया गया है कि गर्भवती होना। यदि स्त्री विवाह के समय किसी अन्य व्यक्ति के संसर्ग से गर्भवती रही हो, इसका मतलब ये है कि स्त्री विवाह के पहले क्या है, गर्भवती हो गई थी। ठीक है। उस आधार पर भी विवाह शून्यकरणीय हो जाता है। विवाह अकृत कराने के लिए कोई भी याचिका न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि न्यायालय इस बात की संतुष्टि नहीं कर लेता। ठीक है। ये जो नीचे 3 टॉपिक दिया गया है इसकी वो संतुष्टि नहीं कर लेता। ठीक है। कुछ बातों की संतुष्टि नहीं कर लेता तब तक वह कोई फैसला नहीं सुना पाएंगे। पहला पढ़ते हैं, पुरुष यानी कि याची। ठीक है। विवाह के समय स्त्री यानी कि प्रत्युत्तर दाता। ठीक है। पुरुष विवाह के समय स्त्री के गर्भवती होने के तथ्य से परिचित था। मतलब पुरुष को यह पता था कि वह स्त्री पहले से गर्भवती है। ठीक है। ये पहला है। दूसरा आता है, यदि पत्नी के साथ विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के पारित होने के पूर्व यानी कि पहले हो तो याचिका अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर दायर कर दी जानी चाहिए। ठीक है। और यदि विवाह अधिनियम के लागू होने के बाद संपन्न हुआ हो तो विवाह की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के भीतर में कार्यवाही कर दी जानी चाहिए। ये तो साफ साफ क्लियर है। ठीक है। प्रत्युत्तरदाता के गर्भवती होने के तथ्य का ज्ञान याची यानी कि पुरुष को हो जाने के पश्चात उसकी सहमति से विवाह संभोग नहीं हुआ है। यदि याची ने यानी कि पुरुष ने स्त्री को क्षमा कर दिया हो और उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया हो तो विवाह की अकृतता का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। नहीं किया जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो से सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।